राफेल को लेकर अभी तक कोई सवाल नहीं, जवाब सरकार की तरफ से है। और चूंकि राफेल शुरू से विवादों में रहा है, इसके खरीद में दलाली के आरोप लगे हैं, इसके खरीद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और उसके बावजूद, और ये अब कह जा रहे हैं भटिंडा के पास जो गिरा है वो कहते राफेल ही गिरा है। तो ये जो राफेल गिरा है उसको लेकर क्लियर कट अभी तक कोई बयान क्यों नहीं सरकार की तरफ से आया है, जिसपे इंटरनेशनल मीडिया ने खुल के लिखा है, अगर पानी रोकोगे तो हम परमाणु हथियार फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, हम नहीं रहेंगे तो तुमको नहीं रहने देंगे, फिर आप क्या करेंगे? उस परमाणु हथियार के नाम पर कितना ब्लैकमेल आप होंगे। भारत ने छोटे युद्ध 48 में कश्मीर, 1999 में कारगिल, 3 बड़े वार 65 और 71 और 62, कभी भी युद्ध विराम की जो घोषणा हुई वो कोई तीसरी पार्टी ने नहीं करी, थर्ड पार्टी ने नहीं करी। और यहाँ जो है ट्रंप साहब कर रहे हैं, और ट्रंप साहब उससे भी आगे बढ़ गए, कहते हैं हम कश्मीर का मसला भी सुलझाने के लिए आ रहे हैं। कश्मीर का मसला जब हमारा शुरू से स्टैंड रहा है कि हमें कोई मध्यस्थ नहीं है, हम द्विपक्षीय मामला हम लोग खुद सुलझाएंगे, तो ये तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन नरेंद्र मोदी ने कैसे करने दिया? जो 4 लोग इतनी देर दूर घुस करके मारने आए थे, इतने भीतर सीमा में घुस के, वो चारों जो है कहाँ तिरोहित हो गए? उनका पीछा क्यों नहीं किया गया? उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जब से पता चला तभी से, क्योंकि पूरे सीमा पर ऐसा तो है नहीं कि सब मैदान खाली है, जगह जगह आपकी पोस्ट है। कि ऐसी कौन सी परिस्थिति भारत के लिए आई कि सीज फायर की घोषणा की गई, और इस परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने अभी इतने घंटे हो गए क्यों नहीं आए? पहलगाम कांड जब हुआ था तो सीधे सीधे प्रश्न उठा था कि 1 दिन 2 दिन पहले सिक्योरिटी सारी क्यों हटा ली गई। जब डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा करी, मानो कि इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी न हो, डोनाल्ड ट्रंप हो। भारत पाकिस्तान जो मामला घटनाक्रम 3-4 दिन हुआ, 5 दिन आप सबने देखा। सीज फायर के बाद दोनों मुल्क के वजीर कहाँ हैं, क्या क्या भूमिका है, क्या भूमिका निभा रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संबोधन दे रहे हैं, मन की बात हो रही है नहीं हो रही है, ये तमाम सवाल है और सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए थोड़ा इतिहास में लिए चलता हूँ। आजाद भारत में पहला युद्ध चीन के साथ भारत की हार, उस समय जनसंघ के और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, तकरीबन 44 नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, तमाम ऐसे लोगों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की और 4 दिन का विशेष सत्र चला, जिसमें नेहरू के ऊपर विपक्ष के द्वारा आरोप लगे ही लगे, लेकिन अपने पार्टी के कुछ लोगों ने भी कई गंभीर सवाल पूछे। 4 दिन तक चली, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांकि वो फेल हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, लेकिन नेहरू 33 बार, विदेश मंत्रालय का प्रभार उनके पास था, 33 बार संसद में बोले और 1,04,000 शब्दों का उनका पूरा भाषण। थोड़ा आगे बढ़ते, लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के साथ युद्ध, जय जवान जय किसान का नारा दिया। 71, बांग्लादेश, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर, खुद बॉर्डर पर गए और सब लोगों ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया। अभी ये प्रचंड बहुमत वाली सरकार, एक तरीके से कहिए एनडीए की तो बहुमत है, प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, तमाम ये सब बातें करते हैं, लेकिन क्या इतने दिनों में कोई संबोधन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्र को संबोधित किया है? विपक्ष की क्या भूमिका है? विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही, लेकिन काफी सब लोग, पूरा देश, मुल्क युद्ध की स्थिति में सरकार के साथ खड़ा, सेना के साथ खड़ा, लेकिन जो पूरा सीज फायर हुआ और क्या घटनाक्रम है, इसकी पेचीदगियों को समझना बेहद जरूरी है और सरकार और प्रधानमंत्री से भी ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या क्या घटनाक्रम है, क्या डेवलपमेंट। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। 2 खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, संजीव पांडे साहब हैं, लगातार दोनों को आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। सीधे चर्चा करते हैं, संजीव जी से शुरुआत करते हैं। संजीव जी, देखिए, जब युद्ध विराम की घोषणा की गई और जब डोनाल्ड ट्रंप ने
युद्ध विराम की घोषणा करी, मानो कि इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी न हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, तो उस घोषणा के बाद पूरा देश मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि लगातार ये ऐसा लग रहा था कि भारत पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को डिफीट करने वाला है, जीत के नजदीक पहुंच चुका है। और वैसे में एकाएक युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप के द्वारा की गई है, उसके आधे घंटे के बाद जिस ढंग से भारत सरकार ने, फिर पाकिस्तान की सरकार ने इसकी घोषणा करी, तो बड़े मतलब कि गंभीर सवाल उत्पन्न किया। सवाल तो एक बहुत जनरल सा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति भारत के लिए आई कि सीज फायर की घोषणा की गई, और इस परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने अभी इतने घंटे हो गए हैं क्यों नहीं आए? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सीज फायर से पहले भी लगातार जनता से संवाद कर रहे थे, खुद चैनलों पे आके, अपने चैनलों पे मतलब कि वो एक जनता राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे थे। पार्लियामेंट की वहां बैठक बुलाई गई थी, पार्लियामेंट में भी जाकर वो जवाब दे रहे थे। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो सर्वदलीय मीटिंग में भी नहीं गए, वो पार्लियामेंट की सेशन बनाने की तो दूर की बात है। तो पहला सवाल तो एक इम्पोर्टेंट उठ जाता है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक आके क्लैरिफिकेशन, युद्ध शुरू करने से पहले इन्होंने देश और जनता को विश्वास में नहीं लिया, और जब युद्ध विराम की घोषणा हुई है तब भी देश और जनता को कुछ बता नहीं रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत के इतिहास में पहली बार है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकार के लिए, सवाल पूछा जा रहा है जनता की तरफ से कि 1947 के बाद आज तक भारत ने छोटे युद्ध, 48 में कश्मीर, 1999 में कारगिल, 3 बड़े वार 65 और 71 और 62, कभी भी युद्ध विराम की जो घोषणा हुई वो कोई तीसरी पार्टी ने नहीं करी, थर्ड पार्टी ने नहीं करी। और यहाँ जो है ट्रंप साहब कर रहे हैं, और ट्रंप साहब उससे भी आगे बढ़ गए, कहते हैं हम कश्मीर का मसला भी सुलझाने के लिए आ रहे हैं। कश्मीर का मसला जब हमारा शुरू से स्टैंड रहा है कि हमें कोई मध्यस्थ नहीं है, हम द्विपक्षीय मामला हम लोग खुद सुलझाएंगे, तो ये तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन नरेंद्र मोदी ने कैसे करने दिया, कैसे वो हिम्मत दिखा रहे हैं ये करने की। तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस युद्ध विराम के अंदर देश के कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल है? जिस ढंग से सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री भारत आए, कोई उनकी निर्धारित यात्रा नहीं थी, वो अनएक्सपेक्टेड इस देश के अंदर आए और यहाँ से तुरंत इस्लामाबाद गए। ईरान के विदेश मंत्री आए, उनकी ऑफिशियल यात्रा थी, पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से मिलने के बाद भारत आए, और उसके बाद ट्रंप ने घोषणा कर दी। तो सवाल ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें क्या रोल अदा कर रहा था, खास करके जो गौतम अदानी साहब और मुकेश अंबानी साहब, और इनकी सक्रियता क्यों थी? क्या गुजरात की सीमा पे जब ड्रोन्स गिरे या इनको ये संभावना लगी कि मिसाइल अटैक्स उधर हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या अपने ही बिजनेस इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया युद्ध विराम करवाकर? चौथा क्वेश्चन ये है कि राफेल को लेकर जो सवाल इंटरनेशनल मीडिया में उठा है, भारत सरकार के जो ऑपरेशन जो डीजीएमओ ने जो बात बोली है, उन्होंने सिंपल कहा है कि हाँ कॉम्बैट का लॉस होता है, लेकिन अभी हम कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि 2 से 3 राफेल गिरे हैं और वो चाइनीज टेक्नोलॉजी से गिराए गए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल चाइना का है। और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ने अपने डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसको फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में प्रैक्टिकल उसने युद्ध के मैदान में उतार के उसकी टेस्टिंग करी है, और टेस्टिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में अपने वजूद को दिखा दिया कि हमारे पास भी बहुत बेहतर हथियार है। राफेल को लेकर अभी तक कोई सवाल नहीं, जवाब सरकार की तरफ से है, और चूंकि राफेल शुरू से विवादों में रहा है, इसके खरीद में दलाली के आरोप लगे हैं, इसके खरीद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और उसके बावजूद, और ये अब कह जा रहे हैं भटिंडा के पास जो गिरा है वो कहते हैं राफेल ही गिरा है। तो ये जो राफेल गिरा है उसको लेकर क्लियर कट अभी तक कोई बयान क्यों नहीं सरकार की तरफ से आया है, जिसपे इंटरनेशनल मीडिया ने खुल के लिखा है। भारतीय मीडिया चुप है, पाकिस्तानी मीडिया हंगामा कर रहा है कि हमने उनके 5 जेट्स गिरा दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है फिर कि क्या इस देश की सेना के मनोबल को इस सरकार ने तोड़ा? सेना जब विनिंग कंडीशन में थी तो क्या इस सरकार ने युद्ध विराम करके उनके मनोबल को, हमारे जो सैन्य चीफ थे और हमारे जो जवान जो बहादुरी से लड़ रहे थे उनके मनोबल को तोड़ दिया? क्योंकि ये सरकार पे लगातार इस बात का क्वेश्चन उठता रहा है कि सेना का मनोबल ये सरकार तोड़ने में माहिर रही है,
जैसे देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इस सरकार ने पॉलिटिसाइज करके उसको तबाह किया, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे न्यायपालिका पे प्रेशर की भी बात लगातार कई बार उठ जाती है, चाहे वो सैन्य बल हो। क्योंकि अग्निवीर जब लाया गया था तो एक सवाल उठा था कि ये देश की सेना को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है, और इसमें कौन सी ताकतें हैं जो इस सरकार को गाइड कर रही है कि इस देश की सेना को आप कमजोर कीजिए। आज 12,60,000 की जो फौज थी वो घट के 2.5 लाख 3 लाख शॉर्टेज पे काम कर रही है। आखिर ऊपर ऊपर तो आपका निगरानी हो जाएगा ड्रोन से, ऊपर जहाज से निगरानी हो जाएगा, जमीन पे इन्फिल्ट्रेशन तो सेना ही रोकेगी ना सीमाओं पे। जब सैन्य बल ही कम होगा तो इन्फिल्ट्रेशन आप कैसे रखेंगे? तो क्या इस देश की सेना को जानबूझ के इस सरकार ने कमजोर किया है, जो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार बनती है? सबसे बड़ी बात यह है अब कि जो फैसले लगातार सरकार ले रही थी, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ले रही थी, और जो तमाम जो इन्होंने कहा था कि ट्रेड रोक देंगे, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे, क्या उस पर भी ये सरकार अब स्टैंड करेगी आगे कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीछे जाएगी? इस सरकार से देश की जनता को बहुत बड़ा जवाब चाहिए, क्योंकि देश की जनता एकदम साफ सुथरी सूचना चाहती है। क्योंकि गोदी मीडिया इस्लामाबाद में हमें चाय पिला रहा था, लाहौर में बिरयानी खिला रहा था, कराची में हमने शॉपिंग करनी थी, कराची में हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हम लोगों ने खरीदने की तैयारी कर ली थी। कराची के पोर्ट्स जो थे सारे ब्लास्ट हो गए थे, इस्लामाबाद पे सेना घुस गई थी, और उधर से पाकिस्तान की मीडिया भी इसी ढंग के मॉन्गरिंग कर रही थी बुरी तरह से कि हमने ये पठानकोट उड़ा दिया, हमने आदमपुर उड़ा दिया। तो देश की जनता उनकी, और दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम विनिंग कंडीशन में हैं तो हमारे देश में जश्न का माहौल क्यों नहीं है? पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, आप पूरा फेसबुक देखिए, वीडियो देखिए, जबरदस्त जुलूस निकाला जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने तो घोषणा करी है कि पता नहीं जिस दिन युद्ध विराम हुआ है उसको कौन सा डे हम मनाएंगे, विनिंग डे, जो भी जीत का दिवस हम मनाएंगे उसका स्पेशल नाम दिया है। साथ में युद्ध विराम के बाद उन्होंने देश को आके संबोधित किया, संबोधित करते हुए अपनी जीत की घोषणा करी। पिछले 2 दिन से युद्ध विराम के बाद लगातार इस्लामाबाद की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे और कराची की सड़कों पे विजय जुलूस निकल रहे हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जेपी सर, एक देखिए सर, संजीव भाई ने बहुत विस्तार से बताया और बहुत चीजें पब्लिक डोमेन में भी हैं। मैं एक यक्ष प्रश्न उठाना चाहता हूँ। क्या आपको पहले से मालूम नहीं था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है? ये तो दुनिया में कोई भी जो है अंधे आदमी से भी पूछेंगे, जो राजनीति जानता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानता है, वो जानता है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों के नक्शे में पाकिस्तान की भी एक जगह है। एक झूठ को छिपाने के लिए जो 1000 झूठ बोला जाता है और हर स्टेप पर कुछ न कुछ झूठ पकड़ा जाता है, ये स्थिति इस समय जो है क्या कहते हैं हमारे देश की हो गई। पहलगाम कांड जब हुआ था तो सीधे सीधे प्रश्न उठा था कि 1 दिन 2 दिन पहले सिक्योरिटी सारी क्यों हटा ली गई। उसका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया, और उस एक जो है क्या कहते हैं अपनी लापरवाही जानबूझकर की गई, अनजाने में की गई, या किसी डिजाइन के तहत की गई, उसको छिपाने के लिए इतना बड़ा कांड हो गया। इतनी लानत, मलामत, इज्जत, बेइज्जत, कितने लोग इसमें मारे गए, हमारे देश के भी मारे गए, दुश्मन के भी मारे गए। तो जो मारे गए उनका जो है क्या कहते हैं महिलाओं का सिंदूर क्या वापस आएगा? ऑपरेशन सिंदूर तो किया आपने। जो सेना के जवान मारे गए उनकी क्या महिलाओं का सिंदूर वापस आएगा? जो 28-27 लोग वहां मारे गए, वो जो महिलाएं बेवा हो गई, उनका सिंदूर वापस आएगा? आज तक आपने सफाई क्यों नहीं दी कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों जो है 2 दिन से जो है वहां जो है गंदमगोल की गई थी? और फिर जो 4 लोग इतनी दूर घुस करके मारने आए थे, इतनी भीतर सीमा में घुस के,
वो चारों जो है कहाँ तिरोहित हो गए, उनका पीछा क्यों नहीं किया गया, उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। जब से पता चला तभी से, क्योंकि पूरे सीमा पर ऐसा तो है नहीं कि सब मैदान खाली है, जगह जगह आपकी पोस्ट है और वायरलेस से सबको आप दे सकते थे सूचना। दो बात। तीसरी बात, ट्रंप साहब ने जब घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं सीज फायर पर मैंने सहमत करा दिया है, रात भर बात चली है और दोनों बुद्धिमान देश हैं, ये हैं, वो समझ गए और वो जो है क्या कहते हैं उन्होंने आपका क्या कहते हैं युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की। शाम को 5 बजे से युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ वो वाटर गेट का जो है क्या कहते हैं देश है, जहां राष्ट्रपति की भी जो है वाटर गेट की खबर छिपती नहीं है, जहां ट्रंप के सेक्स स्कैंडल छिपते नहीं है, भले महाबली जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति हो। वहां के जो न्यूज चैनल है, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सब में एक के बाद एक खबरें आने लगी कि भारत सरकार चिरौरी कर रही थी कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम कराइए। अब ये जब मामला उठा तो भारत सरकार के पूरे शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये जो आप कह रहे थे और जो आपने किया उसमें तो कोई साम्यता ही नहीं है। नतीजा है कि पूरी टीम इस बात पे लग गई जस्टिफाई करने के लिए कि वो ट्रंप झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान चिरौरी कर रहा है, हम चिरौरी नहीं कर रहे थे। और पाकिस्तान ने दिखाया कि वो चिरौरी नहीं कर रहा था कि आपने जब सीज फायर कर दिया उसके बाद भी उसने गोले दाग दिए। अगर वो चिरौरी कर रहा था तो उसने गोले क्यों जो है क्या कहते हैं दागे। फिर तो उकसाने वाली कार्रवाई हो गई ना, जिसमें भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता था। या कहा भी भारत ने कि वो गोला दाबेंगे तो हम गोलंग दाबेंगे, या वो गोली दागेंगे तो हम गोला दाबेंगे। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ये बात। अब नैरेटिव बढ़ा जा रहा है कि जो यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल ने जो है वहां जो अटैक किया है पाकिस्तान पर, वो उनके परमाणु हथियार जहां रखे हैं उन पर अटैक कर दिया है और वहां रेडिएशन फैल रहा है वगैरह वगैरह। और इस पर जो है ट्रंप साहब ने कहा कि अरे भाई तो परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गया है और पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। तो यक्ष प्रश्न यहाँ एक और मेरा है, आप लोग भी बताएं और मैं सरकार से भी पूछ रहा हूं। अगर पाकिस्तान परमाणु संपन्न है और आप पाकिस्तान से परमाणु संपन्नता के कारण नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो जब उसका नेस्तनाबूद होने का समय आएगा तो लगेगा आप परमाणु हथियार फेंकने, चाहे वो बचे या ना बचे, आपको नहीं बचने देगा या आपकी आधी आबादी को विकलांग कर देगा। तो इसका मतलब अब वो चाहे जो भी करे, अब आप परमाणु के नाम, परमाणु हथियार के नाम पर आप जो है हमेशा जो है हाथ बांध के बैठे रहेंगे। आखिर आप देश की लोगों को क्या बताना चाहते हैं। और इस देश के जो है हमारे जो भोले भाली जनता है, या जो मतलब अब उसको हम मूर्ख नहीं कहना चाहते, उसको समझ में नहीं आता कि अगर परमाणु का मामला सामने आ गया तो इसका मतलब तो आप पाकिस्तान पर कभी हमला कर ही नहीं सकते। अब भूल जाइए पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात, ये क्या है। फिर अभी तो मान लिया अभी युद्ध की बात हुई है, अभी आप जो पानी रोकने का जो आप सब कर रहे हैं और अभी भी हमारा समझौता स्थगित रहेगा, तो कल ये भी कह सकता है कि अगर पानी रोकोगे तो हम परमाणु हथियार फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, हम नहीं रहेंगे तो तुमको नहीं रहने देंगे। फिर आप क्या करेंगे। उस परमाणु हथियार के नाम पर कितना ब्लैकमेल आप होंगे और कितना जो है क्या कहते हैं लोगों को ब्लैकमेल आप जो है क्या कहते हैं मतलब कराएंगे। तो ये इस तरह के इतने इतने सब यक्ष प्रश्न है। एक झूठ को दबाने के लिए जो 1000 झूठ बोला जाता है और हर स्टेप पर झूठ पकड़ा जाता है। और जो आपने कहा और संजीव भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और आपके यहाँ मातम है। अखबारों में सुर्खियां आ रही हैं कि कल का दिन तो, परसों जिस दिन वो हुआ था युद्ध विराम, उस दिन तो जो है रात में कई जगह फुलझड़ियां छूटी थी, लेकिन कल रात बड़ी शांति से बीती। कल कहीं कोई फुलझड़ी नहीं छूटी। मतलब आप इसी पे खुश हैं और वहां वो जश्न मना रहे हैं सड़क पर कि हम विक्ट्री डे मना रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। तो सवाल इस बात का है कि जो वाटर गेट कांड अखबार के जरिए, पत्रकारों के जरिए जो है सामने आया था, विकी लीक्स ने पूरी दुनिया में जो है हंगामा मचा दिया, पनामा पेपर्स ने मचा दिया, जो बिल्कुल गोपनीय थे। तो फिर जो एक
CNN को आप कह देंगे कि ट्रंप का पिट्ठू है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट तो सीधे सीधे ट्रंप से दुश्मनी है उसकी, गार्जियन, ये सारे अखबार जो है क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि आपने चिरौरी किया। उसकी सफाई कहाँ है? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताते कि उन्होंने चिरौरी किया कि नहीं किया? और फिर अभी जो है जब आ रहा था कि दोनों देशों के NSA एक दूसरे के संपर्क में हैं, पाकिस्तान और भारत के, तो भारत की ओर से खंडन आया कि हाँ संपर्क है लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। तो ये कब 2 दिन से बात हुई जिसके आधार पर आपने युद्ध विराम कर दिया? ये बातचीत अंदर खाने कहाँ हो रही थी? क्या पेगासस के जरिए हो रही थी? NSO बात करा रहा था। मतलब आप समझिए कि खाली झूठ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और भाई हम लोग इतने भक्त हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम कर रहे हैं। जी जी संजीव जी, क्या जिस तरह से अब दिख रहा है, नोटबंदी हुआ था तो एकदम ताल ठोक के 56 इंच आ गए टेलीविजन पे नोटबंदी कर दी है। जब पूरा लॉकडाउन हुआ तो अचानक जो है घोषणा हो गई और इसमें कोई चर्चा नहीं। आपने पहलगांव, पुलवामा का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, भाषणों में आपने कहा, और ये भी हुआ, यहाँ सिक्योरिटी सब हट चुका था, ये सब लोगों को पता है। क्या कोई डिजाइन लग रहा है क्या इसमें? देखिए 2-3 तरह की बातें सामने आ रही है जो डिस्कशंस में आ रही है। देखिए आर्मी के लाइन पे, आर्मी कन्वेंशनल वार हो चाहे एयर वार हो, आर्मी जो है सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से 20 नहीं 26 है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अब एक चाइनीज कॉलोनी है और चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और चाइना के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के कारण और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने के कारण और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर होने के कारण, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होने के कारण एक नेचुरल प्रोटेक्शन पाकिस्तान को बिना मांगे चाइना से मिल रहा है। इसे एक सच्चाई है, कोई माने ना माने। और यही कारण है कि चाइना जो है पाकिस्तान को वेपन्स भी बेच रहा है। और अगर आप सिपरी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से अब चाइना अपने टोटल जो वेपन्स की जो डिमांड है या इंपोर्ट है उसका 82% जो है टोटल इंपोर्ट का चाइना से ले रहा है। पहले 2019 या 20 तक जो चाइना का इंपोर्ट था, पाकिस्तान का इंपोर्ट चाइना से था, 75% था, बढ़ के 82%। मीन्स कि चाइना वेपन्स भी उनको दे रहा है और चाइना उनकी सुरक्षा का एक जिम्मा भी लेता है। और उसके 2 कारण हैं, उनके डैम्स वहां बन रहे हैं, उनके कोल प्लांट्स वहां हैं, ग्वादर पोर्ट उनका वहां है, चाइना का हाईवेज बने हैं, रेलवे लाइन चाइना वहां बना रहा है। तो ये सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है कि जब आप चाइना से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, मीन्स कि आप समझिए कि आप एक चाइना से भी फाइट कर रहे हैं। और चाइनीज इंटरेस्ट का जहां पे मामला आएगा तो फिर आपको अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को भी तैयार रखना होगा। और चूंकि लद्दाख में आप भुगत चुके हैं और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वीर प्रधानमंत्री जी, वो तो चाइनीज घुसपैठ में यहाँ तक बोले थे कि न कोई घुसा है तो जाएगा कहाँ, कोई घुसा ही नहीं था। रक्षा मंत्री कह रहे थे घुस गया। तो मान के चलिए कि आप पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से लड़ रहे थे। आर्मी का जो इंटरनल जो एक थॉट है कि आपका जो बॉर्डर है लगभग 9,000 किलोमीटर का बॉर्डर जो है, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश को अगर मिला दे तो 12-13 हजार किलोमीटर का बॉर्डर पड़ जाएगा मोटा मोटी। उसकी सुरक्षा के लिए कन्वेंशनल फोर्सेज और आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसमें स्पेशल फोर्सेज और मैन पावर चाहिए। लेकिन इस सरकार ने कॉर्पोरेट के प्रेशर में, जो डिफेंस दलाली से जिसको बेनिफिट होना है, डिफेंस प्रोडक्शन से जिसको बेनिफिट होना है, इस देश की आर्मी को वीक किया। परमानेंट भर्तियां रोक दी, अग्निवीर 4 साल का ले आए। इनको एडवाइस कहा गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर ने एडवाइस दिया कि हम आपको आप 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया सैलरी में जो खर्च करेंगे साल का, वो आप हथियार खरीदिए, मॉडर्न मिसाइल खरीदिए, हवाई जहाज खरीदिए और आप इजराइल तक अटैक कीजिए, वेस्ट एशिया तक अटैक कीजिए, ये कह दिया। लेकिन जमीन की रक्षा, सीमा पे इन्फिल्ट्रेशन तो कन्वेंशनल वार का तो आर्मी रोकेगी ना। आर्मी को सपोर्ट एयरफोर्स देता है लॉजिस्टिक में। जब आर्मी नीचे से लड़ाई लड़ती है तो एयरफोर्स ऊपर से सपोर्ट देता है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्मी को जानबूझ के कमजोर किया गया।
और अभी जो पूरा खेल हुआ है उसमें ये बात निकल के आ रही है कि असीम मुनीर ने ये थ्रेट किया कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अब सवाल ये था कि न्यूक्लियर अटैक कहां करेंगे? क्या न्यूक्लियर अटैक हमारे आर्मी की इंस्टॉलेशन पे करेंगे, या न्यूक्लियर अटैक मुद्रा पोर्ट पे वो कर देंगे, या न्यूक्लियर अटैक जामनगर की रिफाइनरी पे कर देंगे? अब हमारे नेतृत्व की चिंता, हमारे देश की जनता एयरफोर्स आर्मी की इंस्टॉलेशन की नहीं थी। वो तो 24 घंटे से झेल रहे थे, बकायदा जवाब दे रहे थे, ठोक के जवाब दे रहे थे पाकिस्तानी अटैक का। एक भी उन्होंने पोर्ट्स, एक भी जगह पे उन्होंने ड्रोन्स को गिरने नहीं दिया, हवा में उड़ा दिया हमारी एयरफोर्स ने। लेकिन जैसे ही पुंछ में उधर गुजरात के कुछ इलाकों में ड्रोन गिरा, खास करके भुज के इलाके में ड्रोन गिर गया, फिर समुद्र तट पे कहीं ड्रोन आसपास, गुजरात में 2-3 ड्रोन गिरे। उसके बाद ये सरकार हरकत में आ गई और जैसे ही ये खबर मिला, जो कि अखबारों में आज रिपोर्ट है कि वांस ने कहा कि वार बढ़ सकता है, इंडिया को बोला उन्होंने। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है, इवन के आर्मी के भी लोग ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ये थ्रेट किया कि वो जो है न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सोच रहा है। ये फटाफट वांस ने इनको इन्फॉर्मेशन दी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने कहा जी हुजूर जो आप कहते हैं हम मान लिए। अरे भाई, यही चीज तो निक्सन ने भी कहा था किसी जमाने में इंदिरा गांधी को कि बांग्लादेश की तरफ आंख, उधर पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखना। तो इंदिरा गांधी तो निक्सन को जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हुई थी, वेट कराती रही क्या करना है। ये प्रधानमंत्री जो हमारे हैं एक फोन पे ही यस करने लगे और उन्होंने ये भी कहा कि ट्वीट आप ही कीजिए फिर हम करेंगे यस, मतलब आप ही हमारे आका है। तो असीम मुनीर का ये जो धमकी थी वो जो है काम आ गई। और तो सबसे बड़ी बात असीम मुनीर की जो थी कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो एक लिबरल जो ऑफिसर्स जो गैंग थे, वो लगातार इस बात के पक्ष में नहीं थे कि टकराव को बढ़ाया जाए, लेकिन वो लास्ट में ये एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि जो असीम मुनीर है वो मदरसा प्रोडक्ट आर्मी चीफ है, जिद्दी किस्म का है और किसी भी हद तक जा सकता है। ये जो पुराने जर्नल्स थे, मुशर्रफ लिबरल जर्नल्स थे, वो हर चीज के प्रॉस एंड कॉन समझते थे, मदरसा प्रोडक्ट नहीं थे। उससे पहले कमर जावेद बाजवा जो मुनीर साहब से पहले थे, वो भी मदरसा प्रोडक्ट नहीं थे, किसी भी युद्ध के अच्छे और बुरे परिणामों को जानते थे। तो वो कभी भी इंडिया से इस लेवल के टकराव पे नहीं गए थे। और पाकिस्तानी आर्मी के वो प्लेयर्स जिनका बहुत बड़ा बिजनेस दुबई और जेद्दा से लेके यूएई में है और जिनके इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत अच्छा रिलेशन है, उनके आर्मी के ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार ये कह रहे थे कि जिहादी माइंडसेट का ये आर्मी चीफ है, तो इसको यहाँ पे युद्ध को रोकना उचित होगा, नहीं तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वहां भी आर्मी के अंदर एक ऐश परस्त ग्रुप है जो हर तरह के ऐज मौज मस्ती में लिप्त रहता है और फॉरेन में लंदन से लेकर दुबई तक वो मौज मस्ती करता हुआ फिरता है। वो बहुत ज्यादा इंडिया से टकराव नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम आई कि असीम मुनीर का डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम थी, और असीम मुनीर अब 3 साल के एक्सटेंशन चाहते हैं और असीम मुनीर का एक्सटेंशन अब लगभग तय हो चुका है। असीम मुनीर ने पाकिस्तान में इस समय हीरो हो चुके हैं। पाकिस्तान में असीम मुनीर के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और शहबाज शरीफ को मजबूरी होगी कि उनका टेन्योर जैसे ही 3 साल का पूरा होगा उनको वो एक्सटेंशन दे देंगे। जैसे जनरल बाजवा भी 6 साल रहे, आर्मी चीफ का वहां एक्सटेंशन जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है सामान्य रूप से। अब जनरली क्या होता है कि 3 साल से 6 साल एक्सेप्शन आर्मी चीफ बढ़ता है, जैसे पहले परवेज कियानी का बढ़ा था, ये रहील शरीफ का नहीं बढ़ा था, फिर बाजवा का बढ़ गया था। असीम मुनीर भी उसी तरीके से 3 की जगह 6 साल अब अपना नौकरी करना चाहते हैं आर्मी बतौर आर्मी चीफ। उसमें अब वो कामयाब हो गए हैं और ये उससे उनके निचले जो एक ग्रुप है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक्स पे जो ऑफिसर है, जो एस्पायरेंट है आर्मी चीफ के, जो फ्यूचर में आर्मी चीफ की दौड़ में है, उनमें एक निराशा भी है असीम मुनीर के कारण। तो ये सब कई फैक्टर्स काम कर रहे थे और हमारी लीडरशिप तो आप मान के चलिए कि हमारी लीडरशिप तो बहुत ही एकाएक दबाव में आई है। और मैं तो समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास होगा तो पार्लियामेंट की सेशन बुलाकर और विपक्ष को और देश की जनता को बताएंगे कि भाई जो है ये कारण थे, इन कारण से हमने युद्ध विराम किया, हमारी क्या कमजोरी रही, हम कहाँ मजबूत रहे, या कौन सी ऐसी जीत की स्थिति आ गई थी कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और हमने उस पर रहम कर दिया। ये तो प्रधानमंत्री जी को आकर बताना पड़ेगा।
क्योंकि वहां तो प्रधानमंत्री जी डेट बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। ट्रंप ब्रीफ कर रहा है हमारे मामलों पे, ट्रंप ब्रीफ कर रहा है हमारे मामलों पे, जेडी वांस ट्वीट कर रहा है हमारे मामलों पे, उनका जो विदेश सचिव रूबियो है वो ट्वीट कर रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री जो बातों बातों में ट्वीट करते थे, हर चीज में एक ट्वीट मारते थे, दिन भर 20 ट्वीट मारते थे, उनका एक भी ट्वीट अभी तक नहीं आया युद्ध विराम के बाद। ये एक बड़ा मतलब चिंता का विषय जी। देखिए सर, मैं ये समझने की कोशिश कर, हाँ ठीक है, हाँ आप जो भी समझना चाहें, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की या हमारी सरकार की कोर इस मामले में इतनी दबी हुई है झूठ बोलने के कारण कि आज आप दिल्ली के सारे प्रमुख अखबार हिंदी और अंग्रेजी को उठा के देख लीजिए, सारे में जो है भारतीय सेना, भारतीय सरकार की वीरगावली जो है छपी हुई है। और वांस का तो एक बार नाम है, लेकिन ट्रंप साहब का आज नाम तक जो है किसी अखबार में ट्रंप शब्द आप नहीं मिलेगा आपको। और जब दिल्ली में ये स्थिति है तो पूरे देश की स्थिति को समझ लीजिए, कोई भी अखबार आप खोल के देख लीजिए, क्योंकि कल यही मैनेजमेंट हुआ, हेडिंग मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट की किसी प्रकार से भी जो है इसके संदर्भ में ट्रंप का नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरे जो है दिल्ली के कई मित्रों ने बताया जो बड़े बड़े अखबारों में काम करते हैं। और आज हमने सवेरे हिंदुस्तान, अमर उजाला देखने के अलावा वेबसाइट पर हिंदू से लेके सब अखबार खोल के देखे, ट्रंप का कहीं नाम नहीं। इतना ये जो है क्या कहते हैं, ट्रंप के उद्घोषणा से डरे हुए हैं या इनकी जो पो निकली हुई है, क्योंकि ये देश आपके साथ खड़ा होता है, 100% खड़ा होता है, लेकिन ये देश गद्दारी या कमजोरी बर्दाश्त नहीं करता, लिहापन बर्दाश्त नहीं करता ये देश, आपसे बता। इसको जो है एकदम बिल्कुल इंदिरा गांधी की लीडरशिप जैसी लीडरशिप चाहिए। और शास्त्री जी के बारे में भी जो बात हो रही है, शास्त्री जी के समय में भारतीय सेना की काफी उपलब्धि रही, लेकिन जब वो ताशकंद समझौते के लिए गया और समझौता कर लिया उन्होंने, तो जो अंतिम समय की बातें सामने आती उसमें यही आता है कि उन्होंने जो है कहा था, जो है अपने जो सरकारी सब अमला गया था कि सवेरे सवेरे सारे अखबार हमको चाहिए दिल्ली के, इस समझौते के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान रहे थे कि इससे जो है क्या कहते हैं जनता में हमारे खिलाफ प्रतिकूल भावना पैदा होगी, जो हमने सब दे दिया पाकिस्तान, और बिना जो है पीओ के लिए। आप तो पीओ के ले रहे थे ना, क्या हुआ? आपकी सफाई देते देते आपके मुंह से ठेचकुर निकल रहा, भोजपुरी में कहते हैं कि का हो ठेचकुर निकल गई मुंह से, मतलब इतना दौड़ते दौड़ते थक हार के आपके मुंह से ठेचकुर निकल रहा सफाई देते देते कि हमने जो है नहीं चिरौरी। अरे जब आपने चिरौरी किया तो क्यों किया चिरौरी, जब आप जो है क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान को खत्म करने वाले थे वजूद को, तो क्या आपको नहीं मालूम था कि वो परमाणु संपन्न है? अब सफाई देने के लिए परमाणु पर आ गए, तो परमाणु पर आ गए तो साथ ये भी बताइए कि वो परमाणु शक्ति संपन्न होने के नाते अब हम भविष्य में कभी पाकिस्तान को आंख भी नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान हमारे ऊपर चाहे जो कर दे और नहीं तो उसका खतरा बरकरार है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे अगर हमको खत्म करने की कोशिश की गई तो झूठ बोलने की भी एक मतलब सीमा है। इन्होंने सारी सीमाएं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सारी सीमाओं को पार कर दिया है। जी संजीव जी, एक सवाल है। चाइना ने खुल के कहा कि हम पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के साथ हैं, और हमारा समझौता ट्वीट कर रहे हैं ट्रंप। क्या सॉवरेनिटी को सरेंडर कर दिया? इतनी ताकत नहीं थी खुद बात करें। देखिए, जो सबसे गंभीर मसला ये आया कि पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की खड़ा आया, पाकिस्तान के पक्ष में चीन खड़ा हो गया, पाकिस्तान के पक्ष में एक छोटा सा देश अजरबैजान खड़ा हो गया, लेकिन नॉट ए सिंगल कंट्री इंडिया को लेकर खुलकर आया इस पूरे वार लाइक सिचुएशन में। 2 दिन के जो युद्ध हुआ, नॉट ए सिंगल कंट्री ये कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं। ये जयशंकर जो एकदम खतरनाक चश्मा लगाए ऐसे जो घूमते हैं विदेशों में, इनकी 10 साल की 5 साल की जो मेहनत है उसका परिणाम ये है कि आज दुनिया का एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और जो भी बीच में आया वो मध्यस्थता करने के लिए आया, कहा कि हम शांति करवा सकते हैं आपसे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। अमेरिकन के सामने आप झुके हुए हैं ट्रेड वार को लेकर। डिप्लोमेटिक हार है एक तरह से।
डिप्लोमेटिक हार भी है। डिप्लोमेटिक हार है। अमेरिकन के कारण आप तो रशिया से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, अमेरिकन के कारण आप ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं, अमेरिकन के कारण आप पुतिन साहब का भी कुछ कार्यक्रम था उसमें हमारे लोग नहीं गए। आप वो एक मीटिंग थी अभी जो चीन और अमेरिका रशिया की वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उस और मीटिंग में हमारे बड़े लीडर्स नहीं गए अमेरिकन के प्रेशर में, और आज आपके साथ एक भी देश नहीं खड़ा है। तो डिप्लोमेटिक हार तो इतनी बड़ी है कि आप सोच ही नहीं सकते इस देश का विदेश मंत्री क्या कर रहा है। और प्रधानमंत्री की अगर पूरे 10 साल के अगर यात्रा का देखें तो कितने 100 यात्राएं हो गई है विदेश में इनकी, तो वो डिप्लोमेसी कहां गई। फिर युद्ध से पहले जो डिप्लोमेसी होती है वो कहां थी। जब आप वार छेड़ते हैं तो दुनिया के तमाम देशों के साथ एक बातचीत करते हैं, अपने सेना को भी तैयारी करने की पूरा एक हुक्म देते हैं कि आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है, हमने एक लंबी लड़ाई लड़नी है। कोई भी आपने तैयारी नहीं करी, एक अटैक हुआ और आपने मधुबनी में जाके बयान दे दिया पॉलिटिकल मंच से, मतलब कि आपने वहां जाके बयान दिया, अपनी कश्मीर यात्रा कैंसिल कर दी सिर्फ एक इंटेलिजेंस थ्रेट पे कि हमला हो सकता है। और जब पहलगाम में हमारे देश के नागरिक वहां पे शहीद हो गए तो आप जाके मधुबनी में उनके डेड बॉडी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं मधुबनी के अंदर। बात पहले मैंने पूछा था कि क्या डिजाइन है। डिजाइन देखिए, डिजाइन नहीं है, इसको अनाड़ीपन बोलते हैं। राजनीति में स्वार्थ सबका होता है, जो सत्ता में बैठा होता है सत्ता प्राप्त करने के लिए तीन तिकड़म सारे करते हैं। ऐसा डिजाइन क्या जिसमें प्याज भी खाओ जूते भी खाओ, ये कौन सा डिजाइन है मुझे ये समझ में नहीं आता। इस डिजाइन से क्या इनको पॉपुलैरिटी मिल गई, इनकी फजीयत ही हो रही है देश भर में। लोग बोल तो रहे हैं कि कायर लोग हैं ये, देश की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी है। मुझे खुद गुस्सा आता है जब पाकिस्तान के जो लोगों को मैं फेसबुक पे जिस ढंग से रील बना के वो जलील कर रहे हैं हम लोगों को, तो एक भारतीय होने के नाते मुझे खुद बहुत शर्म महसूस हो रहा है कि कैसा नेतृत्व है इस देश का जो हमें शर्मिंदा कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब क्या कह रहे हैं, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया था, नेहरू जी ने ये कर दिया था, अमित शाह ने लोकसभा में बोल दिया था कि 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो आजाद कश्मीर हम गलती से बोल रहे हो तो गुलाम कश्मीर है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो गलत तरीके से उन्होंने लिया है। तो अमित शाह कह रहे थे 3 दिन में हम लोग पक्का कब्जा कर लेते हैं, नेहरू जी की गलती थी, नेहरू जी यूएन में क्यों चले गए। अरे तो अभी तो मौका था, अभी क्यों नहीं लिया आपने। आप एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल की लड़ाई लड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब कारगिल की लड़ाई हुई तो युद्ध शुरू हुआ 3 मई को, समाप्त कब हुआ, लिमिटेड वार था, कारगिल फ्रंट पे ही था, समाप्त हुआ 26 जुलाई को। 3 मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, 3 महीने, मान लीजिए कि 80 से 85 दिन लड़ाई हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी 85 दिन में मैदान छोड़ के तो नहीं भागे थे। अब मोदी जी कहते हैं हम वाजपेयी से भी बड़ा महान नेता है। वाजपेयी जी के टाइम में भी अमेरिका की मध्यस्थता हुई थी, बिल क्लिंटन आए थे मध्यस्थता करने के लिए, लेकिन उसमें वाजपेयी जी ने कहा था उस टाइम पे कि देखिए अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और उस जमाने में बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ, यही शहबाज के बड़े भाई थे, नवाज प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा नवाज को कि देखो भाई मामला खराब हो गया है, न्यूक्लियर अटैक होगा, अपनी सुरक्षा कर लो और नहीं तो समझौता कर लो। उसके बाद दौड़े दौड़े नवाज गए, समझौता हुआ। वाजपेयी ने शर्त रखी कि जब तक फौज वापसी नहीं होगी हम कोई बात नहीं करेंगे। मुशर्रफ मान गए, आर्मी चीफ थे, कहते ठीक है हम वापस करते हैं। तो वाजपेयी ने भी ऐसी हरकत नहीं करी थी जो हरकत अभी कर दी है हमारे माननीय सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी ने। अब बात होती है नेहरू जी की। अरे आज आप 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, नेहरू जी तो 48 में देश आजाद ही हुआ था, उनको तो सुई से लेकर पहाड़ तक इस देश में खड़ा करना था। अगर वो युद्ध में पड़ गए होते तो हम भी भूखे नंगे पाकिस्तान की तरह 2-2 किलो अनाज, 400 रुपए किलो अनाज ले रहे होते। नेहरू जी के दिमाग में हरित क्रांति थी, नेहरू जी के दिमाग में भारी मशीनरी था, नेहरू जी के दिमाग में हैवी इंडस्ट्री थी, नेहरू जी के दिमाग में देश को स्ट्रॉन्ग करना था। नेहरू जी के दिमाग में अगर यही होता ना कि हम युद्ध करें, युद्ध कर लेते, उनको भी हथियार मिल जाता, लेकिन देश मिलिट्री नेशनलिज्म की जगह जाता और छोटी से सुई बनाने के लिए भी हमको दुनिया की तरफ देखना पड़ता, जो पाकिस्तानी आज देखते हैं, हथियार से लेकर हर चीज। इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो, इंदिरा गांधी ने, कहते हैं इंदिरा गांधी 90,000 सैनिकों को
छोड़ दिया इंदिरा गांधी ने, कश्मीर नहीं लिया। अरे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को तोड़ दिया था। तू एक जिला तोड़ के दिखा दो, हम गुलाम हो जाएंगे, ताउम्र वोट कर देंगे, पाकिस्तान का एक जिला कब्जा कर लो, भावलपुर कर लो, पड़ोस वाला कोई भी कर लो, टुट्टा पुट्टा कसूर फसूर जो जिला बॉर्डर का है कब्जा कर लो, हम सारी उम्र गुलामी करेंगे आपके। इंदिरा गांधी ने जो कर दिया पूरी दुनिया अगेंस्ट थी, और दुनिया के विरोध के बावजूद बांग्लादेश इस नक्शे पे आया, दुनिया के नक्शे पे आया, इंदिरा गांधी ने के नक्शे पे ला दिया। 95,000 सैनिकों को यहाँ बंदी बना के जबलपुर, इलाहाबाद, जेपी सिंह जी जहाँ है वहाँ इलाहाबाद कैंट में भी वो कैदी रखे गए थे, काफी 1.5-2 साल जितने दिन तक थे, इलाहाबाद में भी थे और वहां भी थे, क्या कहा जाता है, जबलपुर में भी थे, रखे गए थे, नियाजी जबलपुर में था। समझौता हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी सम्मानजनक तरीके से निकलने दो, बांग्लादेश तो बन ही गया है, शिमला समझौता कर लेते हैं। तो एक पड़ोसी होने के नाते जो एक पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी जो रिस्पेक्ट देता है, पोरस को बंदी बना लिया था सिकंदर ने पूछा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इंदिरा गांधी जीत चुकी थी, हारी नहीं थी, इंदिरा गांधी ने उनको दान दिया। और इनके टाइम में तो आप बताइए ना, उरी से अटैक हो रहा है, उरी हो गया, पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, और पार्लियामेंट में वाजपेयी जी के टाइम में हो गया था। हर अटैक के बाद सिर्फ इनका भाषण आता है, नेस्तनाबूद कर देंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर लेंगे, इस्लामाबाद में चाय पी लेंगे, वहां राशन खरीदेंगे, कश्मीर में प्लाट ले लेंगे। इनकी भाषण ही सुन रहे हैं, लग रहा था कुछ होगा, 2 दिन में फिर आपको सामने ही आ गया कि क्या हो गया, ट्रम्प साहब आ गए। तो सवाल ये है कि अब ये साबित हो चुका है कि ये जो है ना इंदिरा गांधी की तरह इनका दिल है, ना नेहरू की तरह इनका दिमाग है। दोनों बातें मैं बोल रहा हूं, दिल और दिमाग, दोनों में जो था वो उसके बराबर कुछ नहीं है। और उतने पढ़े लिखे तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको पता ही है नेहरू जी कहाँ से आए थे, पढ़ के कैम्ब्रिज से आए थे। तो इनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखिए। अब हम लोग शर्म ही महसूस कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई पार्लियामेंट में कोई ऐसी चीज लेके आए जिससे हमें संतोष हो। फिलहाल हम लोग शर्म महसूस कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, छोटा छोटा जवाब। हाँ देखिए सर, सब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ही कर जाते तो इनके करने के लिए भी तो कुछ है ना। तो बांग्लादेश आजाद करा दिए तो पीओके आजाद करा लो। अच्छा, उसका एक जिला मुजफ्फराबाद है, आजाद करा लो। 3 दिन में तो वो निकल गई। चिरौरी करने लगे, उसकी सफाई नहीं दे पा रहे हो। सफाई में जो कह रहे हो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो कि अब आइंदा से तुम परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं तो कह देगा कि हम छोड़ेंगे बम, आप सुस्त हो जाओगे, तो फायदा क्या फूफा करने से। यहाँ डिजाइन की बात, एक हमारी समझ से जो हमने अखबारों में, मीडिया में पढ़ा है, एक डिजाइन है। वो डिजाइन है कि भारत की कीमत पर पाकिस्तान में चीन, रूस और अमेरिका तीनों का स्वार्थ सिद्ध हुआ है। अब आप पूछेंगे क्या सिद्ध हुआ है। चीन का सिद्ध हुआ है कि चीन के विमान ने आपके राफेल को गिरा दिया, तो उन्होंने दिखाया कि हमारे विमान की सुपरमेसी है राफेल पर। आपके अमेरिका ने इस करडू में अपना अड्डा बनाने की परमिशन ले ली है। वो जो है ऐसी जगह पर है, संजीव भाई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां से अफगानिस्तान, चीन, भारत, ये सब जो है बिल्कुल एकदम कोने पर है। वहां अब अमेरिका का अड्डा रहेगा। और इधर जो है पाकिस्तान को उसने खुश कर दिया कि हम कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे, और कह दिया कि कहीं किसी जो है वो इंडिपेंडेंट जगह पर जो है इन लोगों की बातचीत होगी। अब उसमें आज कांग्रेस ने पूछा है बीजेपी से कि आप बताइए कि उसमें जो है अमेरिका की मध्यस्थता रहेगी कि नहीं रहेगी। और मध्यस्थता की बात आपने कैसे स्वीकार की, क्योंकि ये तो हमारे देश की, जब से देश आजाद हुआ तब से ये पॉलिसी नहीं थी कि हम किसी मध्यस्थ को जो है बीच में रखेंगे। डायरेक्ट बातचीत का मामला था। अब रूस ने धर दिया कि हम तो जो है अपना सुखोई 5वें जनरेशन का विमान देने के लिए तैयार थे। आपने राफेल खरीदा, देखिए राफेल का क्या हुआ, डिब्बा बन गया। तो उनकी तो तीनों की डिजाइन भारत की कीमत प्रसिद्ध हो गई।
आप इजराइल का जो है वो लेकर के कि हम जगह जगह लोगों को चुन चुन कर दुनिया के जिस कोने में रहेगा मारेंगे इजराइल की तरफ, तो मारिए। इजराइल ने तो नहीं कहा कि हम युद्ध विराम करेंगे। आप तो युद्ध विराम में 2-3 दिन में निकल गए और साथ में जल्दी कराओ। और जो मिसाइल दाग रहा था पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान की भी इनसे कितनी मिली भगत है। जब उसने पंजाब पर, जम्मू कश्मीर पर सब जगह मिसाइल दागा, तो जामनगर और जो है क्या कहते हैं मुंद्रा एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दागा? वो तो उसके बिल्कुल रीच में था। तो क्यों ना माना जाए कि आपकी और उसकी मिली भगत थी? या अमेरिका ने कहा था कि देखो वो बड़ा कमजोर मैंने वो हृदय स्थल है, वहां पर मत दागना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें भी मिली भगत की डिजाइन है कि जब चारों ओर मिसाइल दग रहा था तो जामनगर और मुंद्रा पर मिसाइल क्यों नहीं दगा? उसको भी आप वो कर देते, न्यूट्रलाइज कर देते, तो एक अलग बात थी। लेकिन होता तो कि जामनगर और मुंद्रा पर भी मिसाइल दग रहा है, आपने तो उसके जो है अपने बचाव में कहना है कि हमने उनके जो है क्या कहते हैं परमाणु हथियारों वाले जखीरे पर मिसाइल दाग दिया। तो जामनगर और मुंद्रा से उनकी कौन सा जो है उनकी दोस्ती और प्रेम था जो भी नहीं दागा उन्होंने? आपके तो जो है गोदी मीडिया ने कह दिया कि कराची बंदरगाह को जो है INS विक्रांत के जहाजों ने नष्ट कर दिया। तो उन्होंने मुंद्रा को क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मुंद्रा को क्यों नहीं नष्ट किया? उन्होंने जामनगर पर क्यों नहीं अटैक किया, जामनगर रिफाइनरी पर? तो ये वहां, ये डिजाइन वहां है। अब आप समझ लीजिए, डिजाइन ढूंढेंगे तो इतनी डिजाइन मिलेगी कि आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। देखिए कोई भी जब प्रैक्टिकल वार होता है ना, तो प्रैक्टिकल वार में जो सबसे बड़ा जो वर्ल्ड वाइज जो एक उसका रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट होता है कि ह्यूमन लॉस होता है, इकोनॉमी का लॉस होता है। उसी बीच एक प्रैक्टिकल टेस्टिंग होती है कि जो लेटेस्ट आर्मामेंट के सक्सेस का रेट देखा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो जेपी सिंह वाली बात को मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे चेंगडू कंपनी के जो J-10 और JF-17 का जो सक्सेस रेट है, जो चाइनीज प्लेन है, और चाइना चूंकि 5th जनरेशन में उतर गया है, 5th जनरेशन प्लेन में उतर गया है, तो उसने इन प्लेनों के माध्यम से दुनिया को बताया कि हमारे पास जो प्लेन टेक्नोलॉजी है बहुत स्ट्रांग है, और चाइना भी वर्ल्ड मार्केट में अपने नए खिलाड़ी ढूंढ रहा है, परचेजर ढूंढ रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से उसका मार्केट बढ़ेगा। इसी बीच इंडिया ने S-400 का जो प्रयोग किया और S-400 ने जो सक्सेस रेट दिखाया, राफेल बेशक आप कह सकते हैं कि राफेल जो है उतना सक्सेस नहीं रहा, लेकिन S-400 इतना सक्सेसफुल मिसाइल रहा कि आपने पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स थे उसमें 99% आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो रशियन जो S-400 का भी जो मौकाए जो उस पे जो प्रदर्शन हुआ मौकाए युद्ध पे, मतलब कि वार में जो परफॉर्मेंस हुआ है, अब उससे सबसे ज्यादा रशिया की जो S-400 जो मिसाइल है, इसकी बिक्री देखिएगा एक बढ़ेगा। तो देखिए ऐसा है कि हमारा $82 बिलियन का डिफेंस बजट है एनुअल, नियर अबाउट 9 लाख करोड़ का बजट है, और 9 लाख करोड़ के बजट में हम इसमें से आप मान के चलिए कि 30 से 40% जो खर्च करते हैं वो आर्म्स परचेजिंग पे खर्च करते हैं। तो उसमें जो हमारा अभी भी लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है, मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जहाँ से हम लेते हैं, लार्जेस्ट जो हम इम्पोर्ट कराते हैं जहाँ से वेपन्स, वो रशिया की भागीदारी 36% है, सेकंड पे फ्रांस है, और अमेरिकन जो है 3rd या 4th पे है। अमेरिकन का यही दुख रहा है कि फ्रांस हमसे आगे क्यों निकल गया। रशिया के तो किसी जमाने में 70% था हिस्सेदारी हमारे आर्म्स इम्पोर्ट में, लेकिन अब रशिया धीरे धीरे घट रहा है, उसकी जगह फ्रांस और कुछ यूरोपियन कंट्री भी ले रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि हमारी हिस्सेदारी इस मार्केट में बढ़े, इंडियन जो आर्म्स मार्केट में है। तो अमेरिका भी जो है अपने जो F कैटेगरी के जो हवाई जहाज हैं, रसिया सुखोई 57 जो है उसका 5th जनरेशन है, वो लगातार इंडिया को कह रहा था कि आप परचेज करो। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा आर्मी बजट होने के बावजूद हमारा जो इंडिजिनस जो वेपन्स प्रोडक्शन है, जिसमें खास करके प्लेन, क्योंकि हमारा एयरफोर्स पिछले कुछ समय में इसलिए वीक हुआ है कि हमने जो हमारे स्क्वाड्रन जो है कम होते गए और प्लेन जो है सारे पुराने होते गए। राफेल लेटेस्ट है और 4th जनरेशन है, 4th या 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन हमारे पास फाइटर्स नहीं है, और हमारे स्क्वाड्रन घट के 33 पे आ गया, 34 पे आ गया। तो हमारे एयरफोर्स में भी जो क्या कहा जाता है उसका स्ट्रेंथ है वो वीक हुआ है, और सरकार ने इस पे
मजबूत करने के बजाय, अपने इंडिजिनस जो रिसर्च है उसको मजबूत करने के बजाय ये फॉरेन डिपेंडेंसी पे बढ़ते गए। यहाँ के हमारे साइंटिस्ट दुनिया भर में जाके जहाज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने साइंटिस्टों का सहयोग लगा के अपना फाइटर जेट्स नहीं बना रहे हैं। तो ये सब भारत सरकार की नीतियों पे भी एक सवाल है। और अब तो कहेंगे 70 साल में नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, तो नेहरू जी ने 70 साल में डिफेंस इंडस्ट्री को नहीं बढ़ाया था, उन्होंने बढ़ाना था हैवी इंडस्ट्री को, रोजगार देना तो कर दिया। अब डिफेंस इंडस्ट्री जब आपको बढ़ाने का टाइम है और इस तरह का, तो आप इंडिजिनस रिसर्च को बढ़ाने के बजाय आप दुनिया के दूसरे देशों से माल खरीदे जा रहे हैं, और वो भी पता नहीं किस ग्रेड का माल खरीद रहे हैं, 3rd ग्रेड का माल खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसे बनते हैं। बीच में आर्मामेंट्स डीलर तो आपको पता ही है, इस देश के अंदर हमेशा आर्म्स डीलरों की चांदी रहती है, मुकदमे होते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, लोग अरेस्ट भी होते हैं। ये तो आप सारे सामने ही देख रहे हैं कि आर्मामेंट इंडस्ट्री क्यों कैसे फ्लोरिश इंडिया में कर रहा है, आर्म्स इंपोर्ट क्यों फ्लोरिश कर रहा है, और अपना इंडिजिनस आर्म्स जो रिसर्च है क्यों वीक है। ये दलालों के जो अरेस्टिंग या उन पे जो सीबीआई के मुकदमे होते हैं उससे पता चल जाता है। तो ये सवाल कई फ्रंट्स पे है कि दुनिया के तमाम मजबूत देशों ने इस 3 दिन के वार में अपने हथियारों का जबरदस्त प्रदर्शन किया है, और इस प्रदर्शन के बाद देखिएगा इनके मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इस तरह के हथियारों के जो परचेजर है वो अफ्रीका नहीं है। अफ्रीका के जो गरीब देश है वो सेकंड हैंड वेपन्स मांगते हैं, AK-47 लेंगे, सेकंड हैंड टोयोटा खरीदेंगे, छोटे छोटे मशीनरी जो दुनिया के बड़े देशों का जो डिसमेंटल होने वाला होता है वो जाके अफ्रीका जैसे देशों में बेच दिया जाता है, जो वो गरीब देश हैं। जो नए वेपन्स, महंगा वेपन्स या तो वेस्ट एशिया लेता है या इंडिया जैसे देश लेते हैं, पाकिस्तान लेता है, जिनके बड़े डिफेंस बजट है। सऊदी अरब का $70 अरब का डिफेंस बजट है, इंडिया का $85 अरब का भी डिफेंस बजट है, पाकिस्तान भी एक छोटा सा देश है, उसका $10 अरब का डिफेंस बजट है, यूएई का अपना एक डिफेंस बजट है अरबों डॉलर्स का। तो ये जो वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के देश ही इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, इस चीज को आप मान के चलिए। तो ये जो है रशिया, चाइना, अमेरिका, सबकी नजर इस मार्केट पे है। तो ये वार की सिचुएशन को क्रिएट करने में जो एक बड़ा जो गेम होता है उसमें इनका भी होता है। तो इनको भी आप जो जेपी सिंह जी बोल रहे हैं, तो इनको भी आप वो नहीं कर सकते, मतलब कि नहीं कर सकते कि ये भी एक बड़े प्लेयर हैं, आप कह सकते हैं बड़े खिलाड़ी हैं। मर तो बेचारे रहे हैं, इधर के पंजाब के लोग, हमारे लोग, गरीब लोग मरेंगे, उधर के पंजाब के लोग मरेंगे, माला माल उनके कुछ डिफेंस के बड़े अफसर होंगे, हमारे राजनेता होंगे, हमारे यहाँ चूंकि बहुत सारे फैसले राजनेता करते हैं, इनके भी अयासियां लग जाएगी, इनके भी लंदन में प्रॉपर्टियां होगी, इनके भी यूके में प्रॉपर्टियां होंगी, अमेरिका में होगा, उनके तो है ही ऑलरेडी। तो ये जो डिजाइन है ये भी समझने वाली बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमें वो रूस वाले में मैं बताना बोल गया, तो उन्होंने यही कहा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है वही आपके काम आया, राफेल काम नहीं आया हमारा। अगर 5th जनरेशन आप जो है लिए होते कोई, तो राफेल की तरह डिब्बा नहीं बनता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक एपिसोड हम करेंगे ऐसी घटनाओं पे। 26/11 याद कीजिए जब मुंबई पे हमला हुआ था, बीजेपी ने सड़क कहाँ कहाँ हो हल्ला मचाया था पूरा सरकार के खिलाफ। अभी सिर्फ विपक्ष कह रहा है विशेष सत्र मांग बुलाने के लिए। इसमें अलग एपिसोड करेंगे कि अभी अगर कांग्रेस रहती सत्ता में और बीजेपी ऑपोजिशन में रहता तो बीजेपी क्या करता और कांग्रेस क्या कर रहा है, इसका एक तुलनात्मक एपिसोड अगली बार। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। नमस्कार।